जीवन की बरतनी। वह रविवार की एक अलसाई सी सुबह थी जब मेरी छोटी बुआ का लड़का केशव अचानक मुझे फ़ोन किया कि वह पटना में ही है और थोड़ी ही देर में मुझसे मिलने और अपनी बेटी नेहा की शादी का निमंत्रण पत्र देने मेरे घर आ रहा है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पूरे 10 वर्षों से वह पटना आता भी था तो मुझसे मिलने नहीं आता था, ना ही फ़ोन करता था। जाने कौन सी बात उसके दिल में चुभ गई थी। एक समय ऐसा भी था जब केशव मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर था। हमारे संबंध इतने मजबूत थे कि एक अंतरंग दोस्त की तरह हम दोनों हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। और अब आलम यह था कि रिश्ते का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता था। कहते हैं, मन में शिकायतों का चाहे कितना बड़ा पुलिंदा क्यों ना हो, पर मायके से आमंत्रण की आशा ही दिलो दिमाग को उल्लास से भर देता है। यही सोचकर मन मेरा आह्लादित था कि अंत केशव को उससे मात्र 6 महीने बड़ी अपनी बाल सहचर मनुदी का प्यार खींच ही लाया। फ़ोन करने के घंटे भर बाद ही वह हंसता मुस्कुराता पहले की तरह मेरे सामने खड़ा था, पहले से ज़्यादा स्मार्ट और चुस्त दुरुस्त। इतने दिनों में उसकी पत्नी स्मिता ने ठोक पीट कर उस सरल व्यक्तित्व वाले केशव को काफ़ी कुछ बदल दिया था। पास आकर जब उसने मेरे पाँव स्पर्श किया तो अनायास ही हम दोनों की आंखें भर आईं। इतने में मेरे पति हरीश जी भी वहाँ आ गए थे। कुछ देर तक औपचारिक और घर परिवार की बातें होती रहीं। हमेशा की तरह जब वह अपने जीजाजी से किसी राजनीतिक चर्चा में व्यस्त हो गया, मैं उठकर चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। हाथ भले ही मेरे कामों में लगे थे, पर दिलो दिमाग पर यादों का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ था। केशव को देख बार बार मुझे नैना बुआ की याद आ रही थी। ऊंचे कदकाठी और तीखे नैन नक्श वाली नैना बुआ काफ़ी सुंदर थीं। उनका बस एक ही सपना था, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का। पर अक्सर जो हम चाहते हैं वह हमें मिलता नहीं, जो हमें मिलता है वह हमें मंजूर नहीं होता। इसी पाने और खोने की जद्दोजहद में ज़िंदगी निकल जाती है। छोटी बुआ के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। उनका बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का। किसी भी डॉक्टर को देखती तो वह अभिभूत हो जाती। 5-6 भाई बहनों वाले उनके लंबे चौड़े परिवार में उनके सपनों का कोई मूल ही कहाँ था। उनके बीए का फाइनल एग्ज़ाम समाप्त होते ही दादाजी ने अपनी अंतिम जिम्मेदारी नैना बुआ की शादी कर निश्चित हो गए और नैना बुआ अपने सपनों की गठरी संभाले ससुराल चली आईं, जहां उनके पढ़ाई की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। फूफा जी एक प्राइवेट नौकरी में थे। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि उससे घर का खर्च चलाना ही बहुत मुश्किल था। शादी के 3 वर्ष पूरा होते उनके 2 बच्चे भी हो गए, केशव और निशा। जैसे जैसे वह बड़े होने लगे, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगीं। उनके ससुराल में अनेक जेठ और जेठानी दोनों अच्छी नौकरियों में थे। उनके बच्चों के सामने बुआ के बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी, जो उनको गवारा नहीं था। बच्चों को सम्मानपूर्ण जिंदगी देने के लिए वह पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी थीं। साथ ही जो समय बचता उसमें ट्यूशन भी पढ़ाने लगीं। जीवन में मिले चुनौती को उन्होंने स्वीकारा और साहस से उसका मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उन दिनों बुआ और पापा के एक ही शहर में रहने के कारण मैं और केशव एक ही स्कूल के एक ही क्लास में पढ़ते थे। केशव बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज था। मेरे नंबर भी बुरे नहीं आते थे, पर लाख कोशिश के बावजूद नंबरों के मामले में मैं हमेशा उससे पीछे रह जाती। हालांकि वह पढ़ाई में मेरी हर संभव सहायता करता। बीए के बाद हम दोनों ने एमए में नामांकन तो करवाया, पर
एक सकारात्मक सोच के साथ हम दोनों यूपीएससी के परीक्षा की तैयारी में जुट गए थे। मैं भी पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी, पर पापा अपने सर का बोझ उतारने के जल्दी में मेरी शादी तय कर आए। पापा का निर्णय हमेशा से निर्णायक होता था, इसलिए कुछ भी करना बेकार था। शादी के बाद मिली नई नई जिम्मेदारियों को निभाने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि पढ़ाई लिखाई सब भूल गई। तभी एक दिन पता चला कि केशव आईएएस अधिकारी बन गया है। ट्रेनिंग में जाने के पहले वह मुझसे मिलने भी आया। केशव का ट्रेनिंग अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि निशा को भी मेडिकल में एडमिशन मिल गया। बुआ की खुशी का ठिकाना ना रहा। कभी अपने लिए देखे गए सपने को बेटी ने साकार कर दिया था। बच्चों के अभूतपूर्व सफलता ने बुआ की किस्मत पलट दी। वह आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थ होने के साथ ही समाज में भी उनका मान सम्मान और रुतबा बढ़ गया था। अब तो बुआ अपने जीवन में उग आए नव पलवों को हर उस आदमी को दिखाना चाहती थी जो कभी उन्हें शब्दों के व्यंग्य बाणों से घायल कर उनका निरादर करते थे। केशव के लिए अब उनके पास ढेरों रिश्ते आने लगे थे, कभी जिनके दहलीज पर बुआ को कदम रखने की भी हिम्मत नहीं होती थी। अब वही लोग उनके दहलीज पर बैठे उनसे रिश्ता जोड़ने की बातें कर रहे थे, जिससे बच्चों की सफलता का एक शक्ति युक्त अभिमान उनके दिलो दिमाग पर छाने लगा था। उन्होंने यह जानते हुए भी कि केशव नंदिनी से प्यार करता है और कभी उन्हें भी नंदिनी बहू के रूप में पसंद थी, फिर भी उन्होंने केशव की शादी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की बेटी सिमता से तय करने का मन बना लिया था। जैसे ही केशव को मालूम हुआ, वह बुरी तरह से जुझला उठा। माँ, आपको हो क्या गया है? हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। सक्सेना साहब की लड़की सिमता कॉन्वेंट से पढ़ी, तेज स्वभाव की अत्यंत आधुनिक लड़की है। उसकी बोलचाल, खान पान और पहनावा सब हम लोगों से अलग है। खासकर आपकी सोच से उसकी सोच पूरी तरह अलग होगी। आपके कहने पर भी ना वह घूंघट डालेगी, ना ही साड़ी पहनेगी। जानबूझकर आप क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हैं? आपको तो नंदिनी जैसी लड़की चाहिए। शायद जाने अनजाने माँ को याद दिला रहा था कि वह नंदिनी से प्यार करता है। नंदिनी का नाम सुनते ही बुआ बिदक उठी। तुम इस खामख्याली में मत रहना कि मैं तुम्हारी शादी नंदिनी जैसी साधारण लड़की से और उसके जैसे साधारण परिवार में करूँगी। अगर नंदिनी से शादी हो गई तो लोग कहेंगे, देखो अपनी औकात पर आ गई। मैं सिमता जैसी सब गुण संपन्न लड़की से ही तुम्हारी शादी करूँगी। तू चिंता मत कर, मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूँगी। अगर तुमने मेरी इच्छा का खून कर नंदिनी से शादी की बात की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। बुआ अच्छी तरह जानती थी कि केशव उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो त्याग किया था वह किसी से छुपी नहीं थी। वही बुआ भी पहले केशव मेरी शरण आया। मैंने बुआ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह किसी भी शर्त पर नंदिनी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। केशव ने और भी लोगों द्वारा माँ को मनाने की कोशिश करता रहा, पर वह नहीं मानी। तब लाचार होकर केशव बोला, माँ, आपको मेरी बात नहीं माननी है मत मानिए, पर एक बात जान लीजिए कि आप जिसे बहू बनाकर लाएंगी और वह अगर आपके साथ कुछ गलत करेगी तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर ही होगी। मैं हरगिज आपका साथ नहीं दूंगा। बुआ ने उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना खुशी खुशी केशव की शादी सिमता से तय कर दी। बुआ को हो या ना हो, पर एंगेजमेंट के दिन ही सिमता के घर वालों का नकली औहदाय में मुझे आगत के कदमों की आहट मिल गई थी।
शादी के बाद तो जल्द ही बुआ को भी बहुत कुछ समझ में आने लगा था। सिमटा का पहनावा ही नहीं, बोल चाल भी इतना अलग और दनब से भरा था कि एक सप्ताह में ही बुआ को लगने लगा था कि उनके परिवार की परंपरा और संस्कारों की धज्जियां उड़ जाएंगी। खान पान भी इतना अलग था कि बुआ के मेहनत और प्यार से बनाए खाने पड़े ही रह जाते और वह ऑर्डर देकर मंगाए बर्गर और पिज़्ज़ा से अपना और केशव का पेट भरती। शादी के एक सप्ताह बाद ही वह केशव के साथ मुंबई चली गई। फिर पलटकर बुआ के उस छोटे से घर में आने का कष्ट नहीं की। मुंबई में वह आराम से अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चला रही थी, जहां बुआ के लिए कोई जगह नहीं थी।